हेलो एंड वेलकम टू आज एक्सक्लूसिव। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और बच्चों पे उसका इम्पैक्ट। कुछ नई रिसर्च जो सामने आई है। वैसे तो कुछ महीनों पे हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है कोरोना वायरस के बारे में, चाहे वो सिम्टम्स के बारे में हो, प्रिकॉशंस के बारे में हो, आइसोलेशन कैसे करते हैं। थोड़े बहुत माहिर हम सभी बन गए हैं कोरोना वायरस के ऊपर। हाउएवर, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, एक बात तो क्लियर हो रही है कि कोरोना वायरस को समझना इतना आसान नहीं है। रोज़ बरोज़ डॉक्टर्स नई रिसर्च सामने ला रहे हैं। जैसे कि शुरू में कहा जा रहा था कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक महफूज है निस्बत बुजुर्गों के या एडल्ट्स के फ्रॉम कोरोना वायरस। हाउएवर, ये बात कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है। इस रिपोर्ट पे जाके देखिए, देन विल कम बैक एंड टॉक अबाउट इट। मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक आलमी वबा या पैंडेमिक का दर्जा दे दिया। इस वबा के आगाज से ही डॉक्टर्स मुसलसल इस नई और गैर मामूली वायरस के इलाज की कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इस वायरस के असरात के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीख रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ हफ्तों में एक नया पैटर्न सामने आ रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अस्पतालों में बच्चों के दाखिलों में इजाफा हो रहा है। इनमें से कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं और कुछ नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इसका ताल्लुक कोविड-19 से है और वो इसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का नाम दे रहे हैं। This is a newly recognized, potentially serious illness that happens in children that seems to be related with COVID-19. In simple terms, it's a condition where different body parts can become inflamed, including the heart, the lungs, the kidneys, brain, skin, many parts of your body. इस बीमारी की प्रेजेंटेशन यानी जिस तरह ये बच्चों में नजर आती है वो कावासाकी डिजीज की तरह है। कावासाकी डिजीज एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जो कुछ बच्चों में होती है और वो उनके दिल की शहरियानों को डैमेज करती है। कावासाकी के सिम्टम्स हैं 5 दिन से ज्यादा बुखार, रैश, बच्चों की आंखें लाल हो जाती हैं जिसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, और बच्चों के जो मुंह है वो बिल्कुल लाल हो जाता है जिसको हम स्ट्रॉबेरी टंग बोलते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी के जैसा टंग मुंह दिखता है, और जो नेक में गांठें हैं ये सूज जाती हैं। तो ये तो क्लासिकल साइंस होते हैं कावासाकी, और बच्चा बहुत इरिटेबल होता है। आप कुछ भी करें बच्चे को, बड़ा इरिटेबल बच्चा होता है, और अक्सर ये जो बच्चों की उम्र होती है वो 5 साल से कम होती है। ताहम बच्चों का एक ग्रुप आईसीयू में ऐसा भी आ रहा है जिससे मुतालिक डॉक्टर्स का कहना है कि वो गैर कावासाकी अलामत को जाहिर कर रहे हैं। नॉन कावासाकी भी 2-3 तरह का है। एक जो ग्रुप है वो जरा बड़े बच्चों में आ रहा है, जैसे 10 साल, 11 साल या 12 साल के बच्चों में जो जीआई सिम्टम्स, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या पेट के दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं और एकदम वो शॉक लाइक कंडीशन में आते हैं। शॉक जो कि दिल का, जैसे कार्डियोजेटिक शॉक भी हो सकता है कि हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं और उनके दिल की रफ्तार तेज हो रही है, चेहरा पीला पड़ रहा है, या वार्म शॉक जिसको हम अपनी जुबान में सेप्टिक शॉक कहते हैं, ये भी हो सकता है। ये 2 तरह के शॉक्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा एक प्रेजेंट कर रहे हैं मायोकार्डाइटिस के साथ। शुरू में तो उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं जैसे हल्का फुल्का नज़ला, खांसी, जुकाम, और फिर वो शॉक या दिल के फेल होने के साथ प्रेजेंट करते हैं कि उनका दिल काम करना कम कर देता है, तो वो थकन के साथ, सीने के इन्फेक्शन के साथ, पसलियां चलने के साथ, दिल की रफ्तार तेज होने के साथ प्रेजेंट करते हैं। शुरू में हमें ये समझ में आ रहा था कि कोविड-19 खास तौर से बड़ों में सांस के निजाम पर हमला करता है, लेकिन यहाँ बच्चों में अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव हैं और कुछ नहीं हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर्स को किस तरह पता चला कि इस बीमारी का ताल्लुक कोरोना वायरस से है। ये जो पैंडेमिक हो रहा है इसमें ये बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे ज्यादा नंबर्स में जो बढ़ के आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें एसोसिएशन है, टेम्पोरल एसोसिएशन है, ये पैंडेमिक के समय ही हो रहा है। तो पैंडेमिक इज डूइंग समथिंग। एक रिसर्च के मुताबिक इटली के एक सेंटर में जहां पिछले 5 साल में सिर्फ 19 कावासाकी के केसेस देखे गए, उसी सेंटर में पिछले 2 महीनों में 10 बच्चों के आ चुके हैं।
ये सिंड्रोम बहुत कम बच्चों में देखा जा रहा है, मगर तशवीशनाक बात यह है कि इसके केसेस में इजाफा हो रहा है। यूएस में भी ईस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में इतने ऑब्जर्वेशंस नहीं है इस तरह के, बट न्यूयॉर्क जो एपी सेंटर था वहां पे अभी 164 केसेस रिपोर्ट किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने। तो वो कभी 164 केसेस कावासाकी के नहीं होते इस तरह से। सब अस्पताल में थोड़े केसेस आते हैं, मतलब आप महीने में 2-3 केसेस देखेंगे, 6 केसेस देखेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आप जो है इतने सारे पेशेंट्स देख रहे हैं इस तरह के सिम्टम्स के, तो सबका दिमाग यही है कि भाई ये कुछ हो रहा है। If I can explain what happened here in Barcelona, we in mid-April, as the peak of the pandemic in Europe was already surpassed, in the hospitals we started to see pediatric patients getting admitted. Some of them ended up needing aggressive assistance in the ICU, and then when we started to test those patients, we were realizing that some of them were tested positive for the PCR, and also some of them, whereas they were negative for the PCR, they were testing positive for the antibodies. कोरोना वायरस के हवाले से बच्चों से मुतालिक मालूमात पहले तो ये थी कि बच्चे इस वबा से बड़ों के मुकाबले में फिर भी महफूज हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद क्या हमें परेशान होना चाहिए? हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितना भी लिटरेचर सामने आ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से और हमारा, उसमें अभी तक सूरत हाल ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हैं। यूएस और यूके में अभी तक 2% तक बच्चे अफेक्टेड हैं और हमारे यहाँ क्योंकि 6% है, लेकिन अभी तक ये जो रेयर चीज़ है ये बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आई है। अभी भी बच्चे हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक हैं या कम इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए एज पेरेंट्स और एज डॉक्टर्स कि ये क्या है। तमाम डॉक्टर्स हजरात को हम इस सिलसिले में ऑलरेडी आगाही दे चुके हैं, और ये बच्चे अगर इन टाइम हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो इन बच्चों का मुकम्मल इलाज मुमकिन है। और मेजॉरिटी ये बच्चे दुनिया में जहां पे भी प्रेजेंट किए हैं, ये बच्चे 99% मुकम्मल रिकवर कर गए। इस नए सिंड्रोम के बारे में फिलहाल मुस्बत हकायक ये है कि जिन बच्चों को ट्रीटमेंट मिल रही है वो सेहतियाब हो रहे हैं। बस ये जरूरी है कि बतौर केयर गिवर हम बच्चों की हर बीमारी पर कड़ी नजर रखें, पैनिक ना करें, मगर मोहतात जरूर रहें। किरण फुलटन, आज न्यूज़, कराची। एंड वी आर वेरी लकी क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर शाजिया मैं आपसे करूंगी कि ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि हम पैनिक ना करें, मगर बतौर पेरेंट्स ये काफ़ी मुश्किल है। सो हाउ इज़ इट दैट वी शुड नॉट पैनिक? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि पैनिक क्यों ना करें जब हम इतने सारे आपको अलामात बता रहे हैं। तो पैनिक इसलिए ना करें कि अभी तक जितने भी स्टडीज़ हुए हैं या जितना भी लिटरेचर रिव्यू हो रहा है या जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, उसमें अभी तक जो मुस्बत बात है वो ये है कि बच्चों में ये बीमारी अभी तक बहुत रेयर है। ज़्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक हैं या उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कावासाकी डिजीज़ या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के साथ आ रहे हैं। हैविंग सेड दिस, आई वुड लाइक the parents to not to worry, लेकिन उनको फिर भी एहतियात करनी चाहिए और जब उनको पर्टिनेंट साइंस या ऐसे सिम्टम्स मिलें तो ज़रूर डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। Okay, so Dr. Devyani is joining us from the US. Dr. Devyani, जब इतने छोटे ग्रुप को ये अफेक्ट कर रहा है तो फिर why are we even discussing this? ये छोटे ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन जब ये इफेक्ट करता है तो उसका आउटकम अच्छा नहीं होता है, बच्चे मर सकते हैं इससे। तो इसलिए जैसे डॉक्टर शाजिया ने बोला कि सबको जो है विजिलेंट रहना चाहिए, सबको इसका पता होना चाहिए। अगर आपका बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, उसको 3 दिन से ज़्यादा बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डरिए मत अस्पताल जाने से। आप ये मत सोचिए कि मैं डॉक्टर को फ़ोन कैसे कर सकती हूँ, वहाँ तो कोविड है, वहाँ तो ये, वो मत सोचिए। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि समझना कि अगर हो सकता है उससे बच्चा बीमार हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाए कि बच्चे को ये तकलीफ है ताकि हम उसका इलाज कर सकें। But this one issue, and I'll take it to Dr. Nadeem, सबको ये तो आएगा जहन में कि अगर हम बच्चे को अस्पताल ले गए और वहाँ कोविड के पेशेंट्स हैं तो लेने के देने कोई और ही चीज़ हो जाएगा कि हमारे बच्चे को कोविड हो जाएगा। सो देयर इज़ ऑलवेज दिस फियर कि हम इस वक्त एक वायरस रिडन अस्पताल में अपने बच्चे को ले जाएं।
हम क्या करें, स्पेशली बिकॉज यहाँ ड्राई कॉफ की बात नहीं हो रही है। डॉक्टर नदीम, ये फिक्र आप किस तरह हमारी दूर कर सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इस बीमारी के अलामात का एज अ पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए और एज अ जनरल फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन आपको पता होना चाहिए। अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई अलामात आ रही हैं कि 3 दिन तक बुखार नहीं जा रहा, जिस्म पे सुर्ख धब्बे आ रहे हैं, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और आम इलाज मौलजे से और घरेलू टोटकों से बीमारी नहीं जा रही, तो अस्पताल जाने से ना घबराएं। पाकिस्तान में भी तकरीबन तमाम अस्पतालों ने अब कोविड और नॉन कोविड यूनिट्स सेपरेट कर दिए हैं। तो जैसे ही आपके बच्चे में इस तरह के फिक्रमंदाना अलामात जाहिर हों तो अस्पताल जाने से ना घबराएं। चाहें तो पहले अपने पीडियाट्रिशियन को कॉल करके उससे मशवरा करें और अगर वो आपको एडवाइस करे तो अस्पताल की इमरजेंसी या अस्पताल की ओपीडी में जाकर मुस्तनिद मुआलिज को अपने बच्चे को दिखाएं। बट इज देयर अ टाइम थिंग टू दिस के 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 5 दिन रुके, कोई ऐसा कोई फ्रेमवर्क है जिसको हम सोच सकते हैं कि जैसा कि डॉक्टर शाजिया ने बताया कि अगर बुखार 3 दिन से ज्यादा चल रहा है, बच्चे को ठंडे पसीने आ रहे हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, उल्टी और दस्त की कैफियत हो रही है, या उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, या जिस्म आपको महसूस हो रहा है कि वो ठंडा पड़ रहा है या नीला पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में घर पर हरगिज ना रुकें। इन अलामात की सूरत में जल्द से जल्द अपने मुआलिज से रब्ता करें। ओके सो रिपोर्ट में हम बात कर रहे थे 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक जो रैश वगैरह दिखा रहे होते हैं और एक में जिसमें पेट का दर्द, फीवर। अगर बच्चे को सपोज डायरिया हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वो नॉन कावासाकी ग्रुप कोविड का ऑप्शन है या ये सिंपली डायरिया है? डॉक्टर शाजिया, हाउ डू वी नो द डिफरेंस? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि अगर हम अननेसेसरी लोगों को अलार्म कर देंगे तो हमारा सिस्टम भी ओवरबर्डन हो जाएगा और लोग भी पैनिक में आ जाएंगे। तो डायरिया तो होगा, चाहे कोविड हो या ना कोविड हो, लोगों को डायरिया भी होगा, नज़ला, खांसी, जुकाम भी होगा। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि किस वक्त अस्पताल जाना है? तो आम डायरिया अगर बच्चे को हो रहा है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है उसके रेड, ग्रीन और ऑरेंज लाइट्स होती हैं, इसी तरह के कुछ साइंस होते हैं जो ग्रीन, ऑरेंज और रेड अलर्ट होते हैं। तो अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, जो आम है, उसको एक्टिव है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घर पर ही उसका इलाज करें। हाँ, अगर वो लिथार्जिक होना शुरू हो जाए डायरिया के साथ, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाए जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको आप पानी दे रहे हैं और फिर भी उसको प्यास लग रही है, तो फिर आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और अगर इसके साथ उसके पेट में बहुत शदीद दर्द है जो नहीं ठीक हो रहा, उसका रंगत पेल पड़ रही है, वो बिल्कुल लिथार्जिक हो गया, एक जगह कोने में पड़ा हुआ है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, दिल की रफ्तार तेज हो रही है, सांस की रफ्तार तेज हो रही है, बुखार तेज हो रहा है, होंठ नीले हो रहे हैं, तो ये रेड साइंस हैं, ये रेड अलर्ट साइंस हैं। इस सूरत में आप फौरन इमरजेंसी में लेकर जाएं। सॉरी, ये सवाल डॉक्टर नदीम मैं आपसे एंड डॉक्टर दिव्यानी आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि एंड आई स्टार्ट विथ यू डॉक्टर दिव्यानी कि कोरोना वायरस में ये कहा जाता है कि जो किड्स हुआ हेल्थी वो थोड़े बहुत उससे महफूज होते हैं, जिन बच्चों की अंडरलाइंग कंडीशंस होती है उनके लिए हमें ख्याल रखना चाहिए। ये बच्चे जो कावासाकी ग्रुप या नॉन कावासाकी ग्रुप के आ रहे हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम में, क्या ये उन्हीं वैसे बच्चे हैं जिनकी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस है? ये जो MIS-C जो हम देख रहे हैं बच्चों में, जो बच्चे, अधिकतर बच्चे जो हैं हेल्दी हैं, इनको कोई ज़्यादा अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं है कि उनका हार्ट की प्रॉब्लम है या उन्हें आस्थमा की प्रॉब्लम है या लंग की प्रॉब्लम है। तो अगर आप उनकी हिस्ट्री लें तो उनको पता चलता है कि इनकी कोई खास ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन जो एक कोमॉर्बिड कंडीशन जो एटलीस्ट हम लोगों ने देखी है वेस्टर्न एरिया में, जो बच्चे का जिनका BMI ज़्यादा है, जो ज़्यादा तंदुरुस्त बच्चे हैं, उन बच्चों को जो वायरस जो है जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा वर्स होता है। और थोड़ा बहुत जो एथनिसिटी का है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लैंड में और अमेरिका में, जो एफ्रो अमेरिकन और जो ब्लैक पॉपुलेशन के बच्चे हैं उनको जो ज़्यादा सिवियर इफेक्ट करता है वायरस। तो ये नहीं है कि अगर आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो आपका बच्चा जो है ज़्यादा वनरेबल होगा, वो हमने नहीं देखा है। राइट। डॉक्टर नदीम, कैन यू टेल मी कि पाकिस्तान में आपने क्या की है?
देखिए ओवरऑल अगर हम कोविड की बात करें बच्चों में, तो बच्चों में कोविड वैसे ही कम है। वर्ल्ड में जितने भी केसेस सामने आए हैं बच्चों में कोविड के, इसमें लगभग 23 से 25% बच्चों को कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज़ था। जहाँ तक पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का ताल्लुक है, तो ज़्यादातर दुनिया में और पाकिस्तान में भी ज़्यादातर ऐसे बच्चों को कोई अंडरलाइंग कंडीशन नहीं है। और अंडरलाइंग कंडीशन से मेरी मुराद ऐसी कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं है, लाइक दिल का मर्ज, लंग्स का मसला, फेफड़ों का मसला या कोई और मसला। ज़्यादातर ऐसे बच्चे सेहतमंद बच्चे हैं। तो सिंध में भी जो हमने अब तक 11 से 12 केसेस देखे हैं, इसमें से ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे प्रीवियसली सेहतमंद बच्चे थे। सो हमें देखना होगा हमारे हेल्थी बच्चों को, अगर उन्हें एकदम से कोई फ्लेयर अप हुआ है विच वी कांट एक्सप्लेन, तो वी नीड टू वॉच दैट वेरी केयरफुली। यस, एग्जैक्टली। Right. I just want to take one more comment, किरण। जैसे आपने पूछा था ना कि अब ये दस्त हुआ, बच्चे को बुखार हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसकी चिंता करें कि नहीं करें? तो एक हम देख सकते हैं कि बच्चे की हालत कैसी है, बुखार नहीं टूट रहा है। लेकिन एक चीज हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम इनकी खून की जांच करें, खून की जांच में कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जिससे हमें इंडिकेशन हो जाता है कि शायद ये MIS की तरफ जा रहा है बच्चा। तो वो एक चीज अगर आप इसी, दैट इज द अदर रीजन, अगर हम लोगों को पता है, माँ बाप को पता हो कि ये हो सकता है, तो अगर वो एजुकेटेड होंगे, वो अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर को बोल सकते हैं। अगर वो ER जाने से डर रहे हैं तो कम से कम एक खून की जांच तो करा सकते हैं। उससे भी उनको चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर खून की जांच सही है तो हमें लगता है कि ठीक है, फिर शायद रेगुलर वायरल जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है बच्चे। राइट। इस कॉन्वर्सेशन को हम जारी रखेंगे, बट फिलहाल वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वील बी राइट बैक। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और नई रिसर्च जो आ रही है और इसका बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और कुछ नई रिसर्च जो सामने आ रही है अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, और कुछ नई अलामात जो सामने आ रही है जो टिपिकली कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं है। वील टॉक मोर अबाउट दिस। फिलहाल एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक बहुत नई चीज़ जो सुनने में आ रही है, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट कुछ जैसे हेपेटाइटिस बी का हमने अगर एंटीबॉडी टेस्ट कराया, तो अगर फॉर इंस्टेंस मुझे उसके टीके लगे हैं और मेरा एंटीबॉडी टेस्ट हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, तो उसमें हेपेटाइटिस बी के एंटीबॉडीज नजर आएंगी, विच मीन्स कि मैं उससे महफूज हूँ और मैं उसे ट्रांसमिट भी नहीं कर सकती। अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का भी एक एंटीबॉडी टेस्ट है, तो क्या आप समझा सकते हैं कि क्या वो एंटीबॉडी टेस्ट हमें क्या दिखा रहा है और आपने बच्चों में क्या देखा है? डॉक्टर शाजिया, आई विल आस्क यू फर्स्ट। सो किसी भी वायरस की तरह एक एंटीजन होता है और वायरस के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जैसे आपने कहा हेपेटाइटिस बी में, तो इसी तरह कोरोना के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो दो तरह की होती हैं, IgM और IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं। IgM एंटीबॉडीज़ अगर हमारे डिटेक्ट होंगी तो इसका मतलब है कि अभी तक हम इन्फेक्टेड हैं, और IgG का मतलब है कि प्रोटेक्शन आ गई है, गुड एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये टेस्ट जो है PCR, और जो एंटीजन है वो PCR टेस्ट है जो नेज़ोफेरेंजियल लेके एंटीजन को लिया जा रहा है स्वाब से। तो कुछ क्योंकि हम यही देख रहे हैं, जो हम टेलीविजन वगैरह पे देख रहे हैं कि वो नाक के जरिए एट द बैक, दैट्स वो स्वाब टेस्ट, उसे जो कहा जाता है, उसको कहते हैं नेज़ोफेरेंजियल स्वाब टेस्ट, जो एंटीजन को डिटेक्ट करता है। और एंटीबॉडीज के लिए जो टेस्ट है, जो सेरोलॉजी टेस्ट है, वो ब्लड से लिया जाता है। ब्लड को लेते हैं सीरम और उसके अंदर डिटेक्ट करते हैं कि एंटीबॉडीज हैं कि नहीं है। अगर एंटीबॉडीज हैं और तो फिर वो पता चल जाता है कि कौन सा पीरियड है इन्फेक्शन का। कुछ होता है जिसमें आपका जो है एंटीजन भी आ रहा है और IgM एंटीबॉडी भी आ रही है, तो वो इन्फेक्टिविटी पीरियड है। कुछ में IgG आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो इन्फेक्शन से हट चुका है। अब ये जो है कई जगह पर ये यूज़ हो सकता है। एक तो देखने के लिए कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, दूसरा सर्विलेंस के लिए, कम्युनिटी में सर्विलेंस की जा सकती है, कम्युनिटी में सैंपल्स लेके देखे जा सकते हैं कि कम्युनिटी में कितने लोग IgM पॉजिटिव हैं, कितने IgG पॉजिटिव हैं। ये हुकूमत को लॉकडाउन के लिए भी हेल्प कर सकता है कि किन एरियाज से लॉकडाउन हटाया जा सकता है, किन एरियाज में लॉकडाउन किया जाना चाहिए जहाँ पे एंटीजन या IgM एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं। मगर क्या ये टेस्ट हमें ये बता सकता है कि अगर फॉर इंस्टेंस मेरे अंदर या मेरे बच्चे के अंदर ये एंटीजन्स मौजूद हों,
तो क्या मैं कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड हूँ? बिल्कुल, अगर आपके अंदर एंटीजन है तो आप इन्फेक्टेड हैं, IgM आ रहा है तो आप इन्फेक्टेड हैं, लेकिन आपकी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं और IgG आ गया है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। सो डॉक्टर दिव्यानी, कैन यू आंसर दिस कि अगर अंदर या बच्चों के अंदर IgG ये एंटीबॉडी मौजूद हो तो क्या आर वी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑफ कोरोना वायरस? क्या इसका मतलब है कि हमें कोरोना वायरस आगे नहीं हो सकता? IgG है वो अडल्ट्स में है कि जो शुरू में जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे जिनको कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था, पेशेंट्स का खून लिया था जिनके IgG थे और जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे उनको दिए थे विद द आइडिया कि इट विल हेल्प विद द कोविड इन्फेक्शन। अब एक बार आप में IgG पॉजिटिव है, इसके बाद आपको कोविड हो सकता है कि नहीं, इसको हम नहीं कह सकते बिकॉज अभी हमारे पास इतना लॉन्ग टर्म डेटा नहीं है। दूसरी बात ये है, ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस वाले बच्चे आ रहे हैं ये IgG पॉजिटिव हैं, तो इनमें IgG है, उसके बावजूद इनको ये इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो इसका एक रिस्पांस, एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जब ये वायरस हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, बच्चों को इफेक्ट करता है, तो उनका वायरल लोड सेम होता है एडल्ट्स के जैसा, लेकिन वो जो है सिम्टम्स नहीं दिखाते। लेकिन उन बॉडी जब उसको रिस्पॉन्ड करती है टू फाइट द इन्फेक्शन, इट इज फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज। एंड इज इट पॉसिबल कि वो जो एंटीबॉडी बन रहे हैं वो ही जो है किसी तरह से हमारे बॉडी में हमारे अपने टिश्यू को रिएक्ट करके जो है एक ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की तरह मैनिफेस्ट करते हैं। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, टू बी ऑनेस्ट विद यू। इट इज नॉट अ लिनियर इक्वेशन। ऐसे नहीं है कि IgG है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा 100% अभी कह नहीं सकते, लेकिन ये कहते हैं कि आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हो चुका है, कि आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। अब उस रिस्पॉन्स की वजह से आप हेल्दी हैं या आपको MIS होगा या आपको कभी कोरोना नहीं होगा, इतना डेटा हमारे पास नहीं है। अभी नहीं है। एक है वो स्वैब PCR टेस्ट और एक है वो एंटीबॉडी टेस्ट। इज इट ट्रू कि स्वैब टेस्ट अगर नेगेटिव आया फिर भी एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है? क्या ये मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, दिस इज़ पॉसिबल, और ये हमारा डेटा बता भी रहा है। जो UK और US से जो डेटा आया है जिसमें बच्चों को दिखाया गया, ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म वाले जो बच्चे हैं या मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, इनमें 50% में PCR नेगेटिव था लेकिन सीरोलॉजी पॉजिटिव थी। जैसे अभी देवयानी ने बताया कि उनमें IgG भी पॉजिटिव है और IgM भी पॉजिटिव है। सो दिस इज़ पॉसिबल कि आपका PCR या आपका एंटीजन नेगेटिव आए लेकिन आपकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं और आप इन्फेक्टेड हैं। वाओ। सो डॉक्टर दिव्यानी, अगर मेरे बच्चे में ये इफ दैट इज द केस, और अगर मैं अपने बच्चे को ला रही हूँ मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के हवाले से, इज इट पॉसिबल कि मेरा बच्चा किसी और फैमिली मेंबर को इन्फेक्ट कर सकता है? सो ये जो पेशेंट्स हम देख रहे हैं मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, एज डॉक्टर शाजिया ने बोला, कुछ जो है वो कोविड PCR पॉजिटिव हैं, कुछ IgG पॉजिटिव हैं। जो कोविड PCR का जो टेस्ट है जो बताता है कि अगर आप वायरस शेड कर रहे हैं कि नहीं, जैसे आप पूछ रहे हैं कि दूसरे बच्चे को हो सकता है कि नहीं, तो मतलब आप अपने शरीर में कोई वायरस आप किस तरह से शेड कर रहे हैं कि दूसरा बच्चा उसको रिसीव करके बीमार हो सकता है कि नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो PCR टेस्ट है इट इज नॉट वेरी रिलायबल। नंबर 2, द प्रॉब्लम इज कि किस समय वो किया जाता है, डे 1 ऑफ इलनेस, डे 2 ऑफ इलनेस, डे 3 ऑफ इलनेस, उस पर उसके रिजल्ट्स निर्भर करेंगे। अब किसी पेशेंट को अगर IgG पॉजिटिव है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं उस टाइम कि उनका PCR नेगेटिव है। वी आर थिंकिंग कि अगर मतलब तब तक आपका, जब आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना ली है तो आपके शरीर में वो वायरस नहीं है जो आप शेड कर रहे हैं। लेकिन मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के साथ उसका एसोसिएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे हमारे कोविड PCR पॉजिटिव हैं और कुछ बच्चे खाली IgG पॉजिटिव हैं। तो जो इन्फेक्शियस रिस्क होएगा दैट विल बी मोर डिपेंडेंट कि आप PCR पॉजिटिव हैं कि नहीं, कि आपकी कोविड टाइप के सिम्टम्स हैं कि नहीं, मोर देन जस्ट सेइंग और IgG खाली पॉजिटिव है तो यू आर नॉट लाइकली टू बी इन्फेक्शियस, नॉट लाइकली, दैट्स ऑल वी कैन से, बट वी आर नॉट रियली 300% कन्विंस्ड, वी डोंट नो इनफ अबाउट इट, यू नो। राइट।
Right, we'll move to a break right now, मगर break के बाद हम वापस आके we'll talk about the impact of this on schools, क्योंकि बहुत जल्द schools खुलने वाली हैं और उसका किस तरह impact पड़ेगा, क्या precautions हमें लेनी चाहिए. Stay tuned, we'll take a break and we'll be right back. वेलकम बैक. वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस और एक रीसेंट डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, जिसके अंदर बच्चों पर जो नॉर्मल सिम्टम्स जो बताए जा रहे हैं, ड्राई कॉफ वगैरह, वो अलामात नहीं बल्कि मुख्तलिफ अलामात नज़र आ रहे हैं विच आर कनेक्टेड टू कोरोना वायरस. और इस वक्त हम डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं इस काफ़ी नए फिनोमेना के बारे में. एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ये बच्चे PCR टेस्ट यानी जो नेज़ल स्वैब टेस्ट है उसमें वो नेगेटिव आ सकते हैं, मगर जब उनकी एंटीबॉडी टेस्ट की जाए तो वो पॉजिटिव होते हैं. ये भी देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे स्वैब टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं. सो माय क्वेश्चन डॉक्टर शाजिया टू यू इज़ कि जब ये बच्चे आ रहे हैं मगर प्रॉब्लम है रैश या प्रॉब्लम है GI, तो क्या इन्हें PPE इक्विपमेंट में ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज दे कुड इन्फेक्ट, राइट? दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि एक बच्चा हमारे पास आया और उसको ये सारे अलामात हैं और PCR नेगेटिव है, हम उसको लेबल कर देंगे कोविड नेगेटिव. तो क्या वो आया हमको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या और आसपास लोग हैं उनको इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं? तो इसका आंसर है कि कर सकता है. हमें नहीं पता कि वो किस फेज़ में है, क्योंकि मुख्तलिफ फेजेस होते हैं. इसका एक विंडो पीरियड होता है जिसमें वायरस आता है, अटैक करता है, ऊपर करता है, फिर नीचे चला जाता है, उसका डिक्लाइन होता है. जब उसका डिक्लाइन हो रहा होता है 7th डे के ऊपर, तब IgM एंटीबॉडी राइज होना शुरू होती है. फिर IgM एंटीबॉडी पहला रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो राइज होती है, वो डिक्लाइन होती है, फिर IgG एंटीबॉडी होती है. तो एक विंडो पीरियड आता है जिसमें PCR नेगेटिव होगा और IgM एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी और बच्चा इन्फेक्टेड होगा और उसमें प्रोपेंसिटी होगी कि वो हमको या और लोगों को वो वायरस ट्रांसमिट कर सकता है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम PPE का ख़ास ख्याल रखें, अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना उतारें जब हम ऐसे बच्चों का ख्याल कर रहे हैं और प्रिज्यूम करें कि ही इज़ इन्फेक्टेड एंड ही कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन. सॉरी, ये आप डॉक्टर्स के हिसाब से बात करिए, मगर अगर मैं घर पे हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है, इस वक्त कोई प्रॉब्लम है, तो मैं घर पे क्या प्रिकॉशन बिल्कुल उसको अस्पताल लाने से पहले? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. घर पे एक तो आप तो मदर है, सारी बातें मदर ने उसका ख्याल करना है, लेकिन कोशिश करें कि मदर ग्लव मास्क पहने, बच्चे को मास्क पहनाएं, अगर पहन ले बच्चा मास्क, उसके प्लेट और बर्तन अलग कर दें, उसके टॉवल अलग हों, जितना अलग कर सकते हैं करें, या मदर और बेबी अलग हो जाएं, इस तरह कर लें. ओके, सो स्कूल्स, लेट्स कम टू स्कूल्स. डॉक्टर नदीम, मैं आपके पास आऊँगी. स्कूल्स बहुत जल्द खुलने वाली है. इस सिचुएशन को लेके आप किस किस्म की प्रिकॉशन सजेस्ट करेंगे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए? वैलिड क्वेश्चन, और हमसे माँ बाप और बहुत से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आए दिन इस किस्म के सवालात पूछ रहे हैं, क्योंकि आप कितने अरसे तक बच्चों को स्कूल से दूर नहीं रख सकते. इस एडमिनिस्ट्रेटर्स को ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना होगा कि जब भी स्कूल खोलने की वो तैयारी शुरू करें तो या तो अपनी क्लास को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दें. 3 दिन एक बच्चों को बुलाएं और 3 दिन सेकंड बैच को बुलाएं. प्लस इसके साथ वो ये ख्याल रख सकते हैं कि अगर किसी भी बच्चे में फ्लू की अलामात हैं, बुखार है, पेट का दर्द है, नज़ला ज़ुकाम, डायरिया हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को और माँ बाप को समझाएं कि ऐसे बच्चों को घर पे रखें और उनको स्कूल ना भिजवाएं. बहुत छोटे बच्चों को आप मास्क नहीं पहना सकते, लेकिन वो बच्चे जो थोड़े बड़े हैं उनको एडवाइस करें कि वो मास्क पहने. क्लास में भी सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से रखें कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से काफ़ी फासले पर बैठे. बच्चे अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, ख़ास तौर पर अपने खाने पीने की चीज़ें. और घर पर पेरेंट्स भी बच्चों को ये बताएं और स्कूल में टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इस बात का ख्याल रखें. प्लस स्कूल में वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि ग्रुप में की जाती हैं अवॉइड करें कि ऐसी एक्टिविटीज़ को कोरोना वायरस के सीज़न में और इस इलनेस के दौरान अवॉइड करें इस तरह की सारी एक्टिविटीज़. Okay, that's very useful advice actually. So, and obviously, so we're coming back. I'm going to do a small recap of the fact that we are talking about the multi-system inflammatory syndrome, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो अलामात नहीं है जो नॉर्मली कोरोना वायरस में नज़र आती है, मसलन के
नॉर्मल कोरोना वायरस में जहाँ ड्राई कॉफ नज़र आ रही है, यहाँ आपके सिम्टम्स थोड़े मुख्तलिफ हैं. सो डॉक्टर दिव्यानी, I'd like you to recap for our viewers कि वो क्या सिम्टम्स हैं जो हमें वी नीड टू वॉच आउट फॉर, जो कोरोना वायरस से बिल्कुल मुख्तलिफ है मगर वो कोविड रिलेटेड हो सकते हैं. किरण, उसके पहले एक कमेंट में मैं ऐड करना चाह रही थी जो नदीम ने स्कूल के बारे में बोला था. जी, उसमें अभी टास्क फोर्स में भी बहुत डिस्कशन हुआ है इसका कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए कि नहीं. सो एक इम्पोर्टेंट चीज जो अभी आपने सवाल पूछा है कि बच्चों में वो उतना ही सीवियर वायरल लोड हो सकता है. वायरल लोड का मतलब हुआ कि वो वायरस उसी हिसाब से शेड कर सकते हैं लेकिन वो कोई उसके आउटवर्ड साइंस नहीं दिखाते. तो बच्चे जैसे स्कूल गए, उन्होंने उनको कोविड हो गया किसी और बच्चे से, तो वो घर आके उसके साइंस शायद नहीं दिखाएं. तो इसमें दो पॉपुलेशंस हैं जिनका खास ध्यान रखना होगा. एक तो टीचर्स जो हैं, आपकी जो टीचर्स हैं वो कुछ ओल्डर टीचर्स हो सकती हैं, वो ज्यादा रिस्क में हो सकती हैं टू गेट द इन्फेक्शन. जैसे उनको हाइपरटेंशन है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई कैंसर सर्वाइवर है. सो वो जो टीचर्स हैं दे आर ऑल्सो पुटिंग देमसेल्व्स एट रिस्क. सेकेंडली, जब वो बच्चा घर आता है, वी लिव इन मल्टी जेनरेशनल होम, नानी दादी दादा सब साथ रहते हैं घर में. तो अगर वो स्कूल से वायरस लेके आ रहा है, बच्चा तो ठीक होगा लेकिन वो कल को दादा दादी भी जो है काफी बीमार हो सकते हैं उससे. तो ये एक एडिशनल चीज हमें देखनी होगी स्कूल से कि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल से आ रहे हैं, अगर बच्चा ठीक भी है तो बच्चे को जो है, जो घर में बड़े बूढ़े हैं उनसे थोड़ा अलग रखना चाहिए. जहां तक हो सके वो साथ ना सोए, ज्यादा पास ना बैठे, थोड़ा दूर रखें बच्चे को. और बच्चा अगर दादा दादी के कमरे में जाए तो मास्क पहन के जाएंगे. So ये एक बड़ी So can I ask you as a doctor, do you think it's advisable कि स्कूल खोलनी चाहिए या नहीं? See, it's a very hard thing, okay? Because kids also are suffering mentally, so you have to look at mental health of the children too. अगर आप पूरे बच्चे की हेल्थ देखें, आप एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर पीपल टू आंसर. बट आई थिंक कि जिसके घर में अगर कोई हाई रिस्क पेशेंट रहता है, आपके मान लो फादर ही हैं जिनको कैंसर सर्वाइवर है, या आपके किसी और पेरेंट का अभी हार्ट बाईपास हुआ है, तो वो हाई रिस्क होंगे. तो बच्चा स्कूल गया, वापस आया, बच्चा तो सही लग सकता है लेकिन वो जो है, जो दूसरे लोग हैं उनको बीमारी हो सकती है. सो एक ये बड़ा सवाल आ रहा है कि स्कूल खोलने में कि ओके, हम बोलते हैं कि जैसे ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी, तो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को होगा. तो स्मॉल परसेंटेज है, ठीक है, वो बच्चा बीमार होगा, बाहर से दिखाएगा कि बच्चे को बुखार है. मोस्ट ऑफ दीज चिल्ड्रन विल हैव फीवर. सो बुखार चेक करना बहुत जरूरी है बच्चों का, बिकॉज काफी लोग चेक नहीं करते, बट बुखार चेक करना जरूरी है. बुखार है क्योंकि कई बार हमें गर्मी के मौसम में लगता है कि वो बच्चा धूप से आया है इसलिए गर्म है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेक करिए. अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा गर्म है, बच्चे को या तो खांसी नस्ला भी है तो वो फिर भी कोविड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है आपका बच्चा बहुत बीमार होगा उससे. और उसके अलावा अगर आपका बच्चा ठीक नहीं लग रहा, जैसे सुस्त लग रहा है, कुछ सही नहीं है, खा नहीं रहा है और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग टू थिंक अबाउट कि वो हो सकता है कि उसको कुछ MIS टाइप का सिम्टम्स तो नहीं हो रहे. लेकिन तो इसका ना अवेयरनेस होनी जरूरी है, बट ये नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली दिन में 2-2 घंटे में अपने बच्चे का बुखार चेक कर रहे हैं. Sure, हाँ. We have to. there has to be a limit to that. But again, the question is, इतने researchers काम कर रहे हैं, इतने doctors काम कर रहे हैं. डॉक्टर शाजिया, why don't we know more? Like अभी तक ये क्यों है कि हाँ शायद इससे अफेक्ट हो, शायद नहीं हो सकता. Why so many ifs and buts? Yes, Kiran, because we are in a pandemic. Last pandemic जब आया था वो 1918 में आया था. मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी अभी उस वक्त का यहाँ पे मौजूद है. तो हम सब के लिए ये एक बहुत नई चीज़ है और हम सब इसको सीख रहे हैं. जितना लिटरेचर आ रहा है, जितना डाटा आ रहा है, उस चीज़ से हम सीख रहे हैं. शुरू में तो हमें लग भी नहीं रहा था कि ये एक पैंडमिक बनेगा, ये यहाँ तक आएगा. हम सोच रहे थे शायद चाइना में ही ख़त्म हो जाएगा. फिर जब पाकिस्तान में आया तो हमें लगा कि बच्चों में तो कुछ होगा ही नहीं, एक साइलेंस था. और अब हम बच्चों के लिए भी फिक्रमंद हैं. तो हर चीज़ एक नई है, तभी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कोई प्लान्स नहीं है. हमने शुरू में कहा कि मास्क पहनो, नहीं पहनो, ये करो, वो करो, लॉकडाउन करो, ना करो, बिकॉज इट इज़ वेरी नॉवल. दैट इज़ वाई, एंड दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी कम टुगेदर, वी कलेक्ट आवर डेटा एंड वी डिससेमिनेट आवर डेटा. हम सब साथ मिलकर अपनी चीज़ों को देखें और बताएं दुनिया को, या अपने मुल्क में एक दूसरे को एजुकेट करें अपने डेटा
अपने मुल्क में और दूसरे मुल्क में भी, जिस मुल्कों तरह में भी देवयानी हमें बिल्कुल, US से हमें information US दे से रही है। इंफॉर्मेशन दे रही है कि किस तरह से हम लोग अपने इन बच्चों को देख रहे हैं और क्या अलामात हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ कीमती वक्त देने का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक बहुत ही मुश्किल है ये फेज़ जिससे हम गुजर रहे हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। अगर आप इसको गूगल करना चाह रहे हैं, आप इसको चेक करना चाह रहे हैं, जिसमें बच्चों में मुख्तलिफ किस्म के अलामात नज़र आ रहे हैं, मगर ये कोविड से रिलेटेड है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको देख सकें मज़ीद हम देते रहें। कोरोना वायरस pakistan.pk हमारी वेबसाइट है, वहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।